नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी जो हमारा सिलेबस है उसकी सीरीज शुरू कर दी है और उसमें आज हमने पहले जैन साहित्य किया था, फिर हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा शुरू करी थी। उसका भाग 1 हम कर चुके हैं और आज हम भाग 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, आज हमारा भाग 2 स्टार्ट होने वाला है। और अब आपको आशा कर रही हूँ मैं कि आपको बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स मिल रहे होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स भी मिल रहे होंगे और एकदम डीपली आपको पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आपका कोई भी प्रश्न इससे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं अपनी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा भाग 2। जो हमारा भाग 1 है उसमें हमने शिव सिंह सेंगर तक करा था। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत करके शिव सिंह सेंगर तक कर लिया था। अब भाग 2 में आज हम मिश्र बंधु से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो मिश्र बंधु जो हैं ये भी हमारे इतिहास लेखन परंपरा में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे आपके 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो जो भी टॉपिक आपको कराया जा रहा है वो पूरी गहराई के साथ कराया जा रहा है और आप इसको नोट डाउन जरूर करते रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम मिश्र बंधु करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो मिश्र बंधु हैं वो 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। सबसे पहले है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो श्याम, सुख, गणेश, इससे आप ध्यान रखिए। श्याम, सुख, गणेश ये तीनों जो हैं ये हमारे मिश्र बंधु भाई हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार ऑप्शन में चौथा नाम देके पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से मिश्र बंधु कौन से नहीं थे, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। श्याम, सुख, गणेश, या आप ये कह सकते हो गणेश और श्याम सुख प्रदान करते हैं या गणेश और श्याम मिश्र सुख देते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मिश्र बंधुओं द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा योगदान गणेश बिहारी मिश्र का रहा। देखिए ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कहीं भी इजीली ना मिलने वाला पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो मिश्र बंधुओं का जो इतिहास लिखा गया उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? गणेश बिहारी मिश्र का था, क्योंकि ये सर्वाधिक पढ़े लिखे थे और शिक्षित थे। ठीक है, अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप दोबारा नहीं लिखिए, आप उसी में ऐड ऑन करते रहिए। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस बार उम्मीद है कि अगर गहराई से पूछा जा रहा है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। मिश्र बंधु चिंतामणि के पूर्वज थे। ये भी उठा हुआ प्रश्न है कि चिंतामणि के पूर्वज कौन कहलाए जाते हैं? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, ग्रेसन कौन कहलाए जाते हैं? तो चिंतामणि के जो पूर्वज हैं वो कौन कहलाए जाते हैं? वो मिश्र बंधु कहलाए जाते हैं। आदि काल को आरंभिक काल इन्होंने ही कहा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कई पुस्तकों में प्रारंभिक काल लिखा हुआ है लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, वो गलत है, आरंभिक काल कहा है इन्होंने, ये आप ध्यान रखेंगे। मिश्र बंधुओं ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया। देखिए मैंने आपको अपनी जब आपको प्रश्न उत्तर सीरीज में करा रही थी या करा रही हूँ, वो चलती रहेंगी साइड बाय साइड, तो उसमें मैंने बताया था कि देव बड़े या बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले कौन है? मिश्र बंधु। और आप देखेंगे कि आगे तक इस पे कई प्रकार की आलोचना आप देखते हैं कि कोई देव को बड़ा मानता है, कोई बिहारी को बड़ा मानता है। तो इस तरीके से इस जो विवाद है ये इस विवाद को मिश्र बंधुओं ने जन्म दिया था। और इसमें ये भी आप ध्यान रखेंगे इन्होंने किसको बड़ा माना था? इन्होंने देव को बड़ा माना था। ठीक है, इन्होंने हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक 1910 में लिखी, हिंदी रवनतन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे
कि हिंदी नवरत्न भी मिश्र बंधुओं की ही रचना है, और एक इसकी रचना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाने वाला प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके कितने संस्करण हैं? इसके कुल 4 संस्करण मिलते हैं। ठीक है। प्रथम संस्करण में देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, प्रथम संस्करण में कबीर दास जी को इन्होंने जो 9 रत्न माने हैं उसमें कबीर दास जी को शामिल नहीं किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम संस्करण है इनका, हिंदी नवरत्न का जो प्रथम संस्करण है उसमें कबीर दास जी को इन्होंने, पहले 4 संस्करण थे कुल, 4 संस्करणों में से जो पहला संस्करण था उसमें कबीर दास जी को शामिल नहीं किया। कवियों की संख्या 9 मानी। ठीक है। द्वितीय संस्करण में इन्होंने कबीर दास जी को शामिल किया, तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन से संस्करण में शामिल किया? द्वितीय संस्करण में इन्होंने कबीर दास जी को शामिल किया। लेकिन कवियों की संख्या इस पुस्तक में 9 ही मानी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने नवरत्न बढ़ा दिया तो संख्या भी 10 कर दी, नहीं, संख्या 9 ही मानी। और कैसे हुई वो 9? देखिए, पहले में भी 9 थे प्रथम संस्करण में, लेकिन कबीर नहीं थे। द्वितीय संस्करण में भी 9 थे, लेकिन कबीर को शामिल कर लिया था। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है ये भूषण और मतीराम को एक करके त्रिपाटु बंधु के नाम से उनको स्थान दे दिया। मतलब इन दोनों को इन्होंने एक में ही स्थान दे दिया। किस नाम से? त्रिपाठी बंधु के नाम से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका तथ्य है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि प्रथम संस्करण में कबीरदास जी नहीं थे, संख्या 9 थी। द्वितीय संस्करण में कबीरदास जी को शामिल कर लिया गया, संख्या फिर भी 9 रही, क्योंकि भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु के नाम से स्थान दिया गया। ठीक है। प्रथम संस्करण ये हमने पढ़ लिया कि प्रथम संस्करण जो 1934 में छपा था उसमें कबीर दास जी को स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन जो द्वितीय संस्करण है 1940 में, इसमें कबीर जी को स्थान दिया गया था और 7वां स्थान दिया गया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तृतीय संस्करण 1943 में, इसमें कबीरदास जी का स्थान तृतीय रहा। और चौथा संस्करण 1944 में, इसमें भी कबीरदास जी का स्थान तृतीय ही रहा। ठीक है, ये मैंने आपको जितने भी इससे जुड़ा हुआ मुख्य चीज़ थी वो मैंने बता दी। आशा कर रही हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए कई बार जो हमें फ्री में चीज़ मिलती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये कंटेंट ऐसा है, अगर आपको साहित्य के बारे में जरा सी भी परख है या जरा सी भी नॉलेज है तो आप देखेंगे कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है। ये सबसे अलग एकदम कंटेंट है, ये वो कंटेंट है जो आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नौ कवि कौन कौन से थे? तुलसीदास जी, पहला कवि तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कवि देव, चौथे बिहारी, पांचवें केशवदास, छठे त्रिपाठी बंधु, सातवें कबीरदास, आठवें भारतेंदु हरिश्चंद्र और नौवें चंद बरदाई। ठीक है, ये हिंदी नवरत्न में जो आपके कवि हैं उनका आपको मैंने बता दिया नाम डिटेल में। ठीक है, हिंदी नवरत्न पुस्तक के प्रथम संस्करण में 9 कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला जो लघुत्रयी थी उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतीराम और चंद बरदाई। जो मध्यत्रयी थी उसमें बिहारी, भूषण, केशवदास
और जो बृहत त्रयी थी उसमें देवदास, सूरदास और तुलसीदास को शामिल किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हमने हिंदी नवरत्न के बारे में पढ़ा जो इनकी एक आलोचनात्मक पुस्तक थी जिसकी रचना 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इनका जो ग्रंथ है वो है मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, जो आपको मेनली हमारी इतिहास परंपरा लेखन में जो मुख्य माना जाता है उसका नाम क्या है, मिश्रबंधु विनोद। प्रथम 3 भाग, इसके टोटल 4 भाग थे। जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 में छपे थे और जो चतुर्थ भाग था वो 1934 ईस्वी में छपा था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस ग्रंथ में 5000 कवियों का उल्लेख कालानुक्रम पद्धति के आधार पर किया गया, लेकिन इनकी वास्तविक संख्या आपसे पूछी जाए तो 4591 है। अगर लगभग पूछा जाता है तो लगभग 5000 है, और अगर आपसे एकदम सटीक पूछा जाता है तो वो है 4591। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का नाम जहाँ भी आता है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हमने देखा कि उन्होंने जॉर्ज ग्रेसन, नहीं, गार्सा दा तासी, और सेकंड था हमारा सेकंड था शिव सेंगर। तो इन्होंने इसको क्या माना था, व्रत संग्रह माना था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो हमारा मिश्रबंधु है इसके जो ग्रंथ है उसको बड़ा भारी प्रकांड व्रत संग्रह बोला। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये व्रत है, व्रत संग्रह बोला। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मिश्र बंधुओं को क्या कहा, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहा, इस ग्रंथ को बड़ा भारी प्रकांड व्रत संग्रह कहा, और मिश्र बंधु को क्या कहा, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि परिश्रमी संकलनकर्ता किसको कहा जाता है, तो मिश्र बंधु को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में स्वरचित हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, रीतिकालीन कवियों की परिचयात्मक भूमिका मैंने उक्त ग्रंथ से ली है। मतलब मिश्रबंधु विनोद से इन्होंने क्या ली है, रीतिकाल की जो भूमिका है, परिचयात्मक भूमिका है, वो इन्होंने कहाँ से ली है, वो इन्होंने मिश्रबंधु विनोद से ली है। मिश्रबंधु विनोद ने अपने इस ग्रंथ को 8 कालखंडों में विभक्त किया। कितने कालखंडों में विभक्त किया, 8 कालखंडों में विभक्त किया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इनके इस विभाजन पर आचार्य शुक्ल जी ने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, कि संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को आंख मूंदकर आदि, मध्य, उत्तर में विभक्त करना प्रवृत्तिगत आधार पर साहित्य का सही काल विभाजन नहीं है। क्या बोला उन्होंने, बोला संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को आंख मूंदकर आदि, मध्य, उत्तर में विभक्त करना प्रवृत्तिगत आधार पर साहित्य का सही काल विभाजन नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हमने जो ये मिश्रबंधु हैं इनका एक कॉन्सेप्ट तो आपका इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें आपसे पूछा जाएगा, हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मिश्रबंधु का जो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले तो कबीर को इन्होंने कौन से संस्करण में स्थान दिया था, तो द्वितीय संस्करण में दिया था। 4 संस्करण थे हिंदी नवरत्न के, उसमें से प्रथम संस्करण में कबीरदास जी को स्थान नहीं मिला था, बाकी 3 में उनको मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मिश्रबंधु 3 भाई थे, श्याम, सुख, गणेश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी नवरत्न इनकी आलोचनात्मक प्रथम पुस्तक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मिश्रबंधु विनोद इनका साहित्य ग्रंथ है जो हमारा 4 भागों में लिखा गया। प्रथम 3 भाग 1913 में, और उसके बाद जो हमारा छपा वो चतुर्थ भाग था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। आगे अब हम देखते हैं जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिससे आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपको
आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे, ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कोटेशंस वगैरह आप देखेंगे, आपको अपने जो हमारा एग्ज़ाम है उस पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये शुक्लयुगीन है, शुक्लयुगीन नहीं है, शुक्लयुगीन इतिहास लेखक कौन है? इसमें एक ही नाम आता है जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती के उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, ये एक जर्नल पॉइंट है इनके बारे में, सामान्य जानकारी जो आप ध्यान रखेंगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए आपने देखा होगा इनकी कोटेशन भी हमेशा एक दूसरे के विरोधी मिलेगी। अगर कोई किसी को श्रृंगारी मान रहा है तो दूसरा भक्त मानेगा, कोई किसी को मुसलमान प्रवृत्ति का, इस्लामी प्रवृत्ति की देन बता रहा है तो कुछ दूसरा कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इनके जो हम मत पढ़ते हैं उसमें भी इनका वैचारिक दृष्टि एक दूसरे से विरोध देखेंगे। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और शुक्ल जी हैं, ये वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी थे। इनके विचार आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। अगर एक ने एक के बारे में अच्छा बोला है तो दूसरा उसको बुरा बोलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को प्रमुख स्थान दिया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो कबीर जी को एक साइड रखकर अपना इतिहास लिखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान उन पर उन्होंने नहीं दिया है, उनको एक तरीके से नज़रअंदाज सा कर दिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी व शुक्ल जी की जो वैचारिक दृष्टि है वो एक दूसरे के विरोधी मानी जाती है। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में सर्वाधिक, देखिए ये सर्वाधिक इन्होंने क्या करा ये हमें पता ही है, क्योंकि सबसे प्रामाणिक यही माना जाता है। मौलिकता, तार्किकता, ये गलत लिखा है इसको ध्यान रखेंगे, तार्किकता, वैज्ञानिकता, प्रतिभा आदि का परिचय इन्होंने दिया है। इन्होंने अपने इतिहास लेखन में जातीय स्वरूप को महत्व दिया है। ठीक है, आपको पूरे पॉइंट्स लिखिए, मत लिखिए, स्टार बना के की पॉइंट्स लिखिए बस। ठीक है, जैसे इन्होंने इतिहास में क्या सिर्फ लिखिए जातीय स्वरूप को महत्व। अब जातीय स्वरूप क्या है, देखिए सर्वप्रथम जातीय स्वरूप से तात्पर्य है हिंदी की उपभाषाएं, जैसे पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी और पहाड़ी तथा 18 बोलियों को अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल कर उसको व्यापकता प्रदान करना। तो इन्होंने जातीय स्वरूप को महत्व दिया है। तो जातीय स्वरूप का मतलब क्या है कि हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं और जितनी भी बोलियां हैं उन सबको व्यापक रूप से अपने इतिहास में शामिल करना ही जातीय स्वरूप कहलाता है। जैसे हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, राजस्थानी, ब्रज, अवधी जैसी बोलियों के साहित्य को भी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में नाम दिया है, स्थान दिया है। अब हम सबको पता ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी इतिहास, जो हमारा इतिहास ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी का, उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और ये कब लिखा गया है? ये 1929 ईस्वी में लिखा गया। अब देखिए इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ। ठीक है, ये एक जर्नल जानकारी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। हम किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे जो सही लगा, इम्पोर्टेंट लगा, वो मैंने अपने नोट्स में शामिल करा, ताकि मेरे बच्चों तक जो भी पहुँचे वो अच्छा पहुँचे, उसमें किसी भी तरह की काट छाट ना हो और कुछ एक्स्ट्रा ही पहुँचे, कम ना पहुँचे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ। ठीक है, हिंदी देखिए 1929 में जो हुआ था वो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से नहीं हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। ठीक है, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका का संपादन किसने किया, यह भी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है।
श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, क्या है हिंदी शब्द सागर? यह हिंदी शब्दों का पर्यायवाची कोश माना जाता है। क्या माना जाता है? यह हिंदी शब्दों का पर्यायवाची कोश माना जाता है। हिंदी शब्द सागर की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। इस संस्था की स्थापना में श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल जी के साथ साथ उनके सहयोगी के रूप में केशव नाथ पाठक का भी महत्वपूर्ण रोल है। मतलब जो हिंदी शब्द सागर है, भूमिका तो लिखी गई 1929 में और रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, संपादन किया श्याम सुंदर दास ने। लेकिन हिंदी शब्द सागर जो एक संस्था मान लो, इसकी स्थापना मान लो क्या संस्था ही थी हिंदी शब्द सागर, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और स्थापना किसने करी थी? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, और इनके साथ साथ इनके सहयोगी केशव नाथ ने भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ लेखन में विधेयवादी पद्धति का सहारा लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक हैं इसके तेन। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सर्वाधिक प्रसिद्ध पद्धति मानी जाती है, जिसमें कोई भी दोष देखने को नहीं मिलता। तो ये विधेयवादी पद्धति है, जिसका अभी हम इतिहास लेखन की पद्धतियाँ भी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि विधेयवादी पद्धति क्या है और इसका कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पद्धति ये है, आप ये बस ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट क्लास आएगी वो इसकी ही आएगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि विधेयवादी जो पद्धति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके प्रवर्तक तेन थे। और हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति से इतिहास किसने लिखा? शुक्ल ने लिखा। और ये इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी गई। क्या मानी गई? सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी गई। और ये कोटेशन मतलब सिर्फ DSSB में ही नहीं, KVS, NVS, MRS कितने एग्जामों में बार बार पूछा गया है कि इन्होंने क्या बोला। ये तो इन्होंने जनता की चित्रवृत्तियों को आधार बनाया और इसी को लेकर इनकी कोटेशन भी है कि जनता की चित्रवृत्तियों के आधार पर ही इन्होंने अपने इतिहास लेखन को लिखना शुरू किया और लेखन किया। ठीक है, आदिकाल की समय सीमा, उसकी भाषा, नामकरण इत्यादि के बारे में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आदिकाल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल जी हमेशा एक दूसरे के विरोधी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद ने। और तो इन्होंने ये नाम बदला। इन्होंने कहा नहीं, ये नाम मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो उसके स्थान पर इन्होंने वीरगाथा काल नाम रखा। ठीक है, इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1933 ईस्वी स्वीकार की, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, 1933 ईस्वी मानी जाती है और 1350 विक्रम संवत। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने अपभ्रंश के कवियों को अलग कर उन्हें साहित्य पूर्व पीठिका के नाम से स्थान दिया। ये आप ध्यान रखेंगे कि अपभ्रंश को अलग से जो अलग स्वरूप देने वाले या अलग करने वाले सर्वप्रथम शुक्ल जी ही थे, जिन्होंने अपभ्रंश के कवियों को अलग करा और उनको साहित्य पूर्व पीठिका के नाम से स्थान दिया। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये आपका। इन्होंने प्राकृत भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी का आविर्भाव माना। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये कोटेशन भी पूछी जाती है कि किसने अब प्राकृत भाषा की अंतिम अवस्था से अपभ्रंश से हिंदी का आविर्भाव माना, तो शुक्ल ने माना। और ये एक आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि प्राकृत भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से देखिए, सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अगर आप एक लेक्चर मिस करते हैं तो आप ये सोचिए कि आप कितना कुछ खो रहे हैं। इन्होंने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन माना। इसकी भी मैं आपको एक वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें हिंदी साहित्य के जितने भी प्रथम हैं वो सब आप तक पहुँचाए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को प्रथम काव्य माना। इसको आज हम खत्म कर देंगे। अभी एक सेगमेंट हम ये ले आए हैं जिसमें हमने ये आज अभी रामचंद्र शुक्ल जी को पूरा कर रहे हैं और एक क्लास हम रात को लाएंगे जिसमें मैं आपको आज ये टॉपिक जो है अपना ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, और ये देखिए दरबारी कवि गंग, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो गंग कवि थे ये किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली की प्रथम रचना माना। ठीक है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो इन्होंने आदिकाल को विदगाथा काल नाम दिया। दूसरा, इन्होंने प्राकृत की अंतिम अवस्था जो थी अपभ्रंश, उससे हिंदी का आविर्भाव माना। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो जो है उसको प्रथम महाकाव्य माना और उनके कवि जो हैं चंद बरदाई उनको प्रथम कवि माना। ठीक है, और इन्होंने जो हमारे आदिकाल है उसको 933 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी और विक्रम संवत में 1050 से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कि इन्होंने अपभ्रंश को एक अलग से स्थान दिया पूर्व पीठिका के रूप में, साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में अपभ्रंश के कवियों को स्थान इन्होंने दिया। आगे देखते हैं हम भक्ति काल के बारे में, इनका क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, भक्ति काल के उदय का कारण इन्होंने इस्लाम का आक्रमण मानकर सांप्रदायिकता को पुनः जीवित किया, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने जो भक्ति काल के उदय का कारण क्या माना था, इस्लाम का आक्रमण माना। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इस्लाम का आक्रमण से ही भक्ति काल का उदय हुआ है, किसने माना है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भक्ति काल के वर्गीकरण में सूफी व संत काव्य का नामकरण भी सांप्रदायिकता की ओर ले जाता है। ठीक है, एक तो हमने देख ही लिया कि भक्ति काल को इन्होंने इस्लाम से उसका शुरुआत मानी है या इस्लाम का आना ही भक्ति काल का जो है वो आगमन माना है। वहाँ तक इन्होंने सांप्रदायिकता को माना ही था और जो इन्होंने सूफी और संत नाम दिया वो भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की ओर ले जाती है। ठीक है, इन्होंने तुलसीदास को भक्ति काल का सबसे बड़ा कवि माना। इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा था, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जिसने पहली क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि इसमें हम क्या देख रहे हैं। कल हमने क्या बताया था और आज तुलसीदास जी को बड़ा कवि किसने माना, शुक्ल ने माना। ठीक है, तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा गया। क्या कहा गया, तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा इन्होंने, शुक्ल ने। सूरदास को सिद्धावस्था का कवि कहा। सूरदास को भाव प्रवणता और जीवन उत्सव का कवि भी इन्होंने कहा। जितने भी इसमें आप पॉइंट्स लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रही हूँ, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए ताकि आपको रिवीजन में कोई भी परेशानी ना हो। आचार्य शुक्ल जी ने आधुनिक काल का वर्गीकरण 3 रूपों में किया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको जब हम डीपली पढ़ेंगे कि प्रथम उत्थान का समय क्या था, द्वितीय उत्थान का समय क्या था, तृतीय उत्थान का समय क्या था,
जब हम आदिकाल आधुनिक काल करेंगे तब हम इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें 1000 कवियों का वर्णन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब वैसे तो ये एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है हमारे हिंदी साहित्य के लिए। उसका एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, एक ऐसा आधार माना जाता है जिसके आधार पर ही हमने आगे का इतिहास सारे लिखे, उसको उसमें जो कवियों के बारे में हमने नॉलेज ली, सब चीज़ें हमारी इसी ग्रंथ से है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, उसको हम देख लेते हैं। सिद्ध, नाथ व जैन साहित्य को इन्होंने प्रथम संस्करण में स्थान नहीं दिया। मतलब जो इसका प्रथम संस्करण छपा था उसमें हमारे सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को इन्होंने शामिल नहीं किया था। लेकिन जो द्वितीय संस्करण इसका छपा था उसमें इन्होंने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को स्थान दिया। जैसा हमने किसमें पढ़ा था अभी, मिश्र बंधुओं की जो रचना थी नवरत्न, उसमें भी उन्होंने प्रथम संस्करण में कबीर को स्थान नहीं दिया था, लेकिन द्वितीय संस्करण में इन्होंने कबीर को स्थान दिया था। ठीक है, इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ सिद्धों की वाणियों से माना। आदिकाल का प्रारंभ इन्होंने सिद्धों की वाणियों से माना। इसमें केवल 1000 कवियों का ही वर्णन किया गया है, जिसमें से अधिकतर कवि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती इतिहास से स्वीकार किए हैं जो मौलिक नहीं थे। अब आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको कल के में बताया था कि वो कौन सा इतिहासकार था जो हमने पहले पढ़ लिया है, जिससे इन्होंने अपने इतिहास को लिखने में मुख्य रूप से फॉलो किया। ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी। तो इससे पता चलेगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, क्लास देखिए, कमेंट करिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो बताइए, जिससे कि मैं और अच्छा इसको कर सकूं। और अगर आपको लग रहा है कि क्लास बहुत अच्छी हो रही है, मैटर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। आचार्य शुक्ल जी ने आधुनिक काल के काल विभाजन में मौलिकता का परिचय नहीं दिया। ठीक है, विगाथा काल नामकरण हेतु प्रस्तुत 12 रचनाओं में प्रमाणिकता का अभाव। इन्होंने जो वीरगाथा काल नाम दिया है वो 12 रचनाओं को आधार मानकर दिया है, जिसमें से 4 हमारी अपभ्रंश की थी और हमारी 8 जो थी वो देसी भाषा की थी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन उनमें भी प्रमाणिकता का अभाव मिलता है। जैसे जो हमारी अपभ्रंश की थी उसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और 2 आती हैं, और जो हमारी देसी भाषा में थी उसमें बीसल देव रासो और ये हमारे जय मयंक जस चंद्रिका, जय प्रकाश भट्ट, ये सब हमारे उसमें आते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था पॉइंट, कबीर की अवहेलना संबंधी मत। इन्होंने कबीर को कहीं ना कहीं कबीर की अवहेलना करी है, उनको अपने जो साहित्य है उसमें नज़रअंदाज किया है। ठीक है, अंततः ये कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों ग्रंथों की अपेक्षा नामकरण, काल विभाजन, प्रवृत्तिगत आधारों से प्रामाणिक और वैज्ञानिक मान्य है। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उन्होंने किसके बारे में क्या कहा, ये हमने बहुत डिटेल में जाना। और मैं आशा कर रही हूँ कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिख लिए होंगे। तो शुक्ल जी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और आशा कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम शुक्ल प्रवृत्ति इतिहासकार पढ़ते हैं, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण इतिहासकार मैंने लिए हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे पहले राम कुमार वर्मा। ठीक है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राम ने तो हमेशा सभी की आलोचना ही करी। ठीक है, हमेशा बस आपको कीवर्ड याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो सब में आ रहा है। आलोचना कौन करता था,
राम करता था। कितनी मर्जी आलोचना करवा लो, ठीक है। इससे ऐसे आपको याद रखना है जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एक मिनट, यह ग्रंथ अधूरा है, इसमें भक्ति काल तक का ही वर्णन है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 तक के 693 ईस्वी से लेकर 1693 तक के लगभग 1000 कवियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। इस ग्रंथ के काल विभाजन में शुक्ल जी की छाप स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है, ठीक है। काल विभाजन में किसकी छाप दिखाई देती है? शुक्ल जी की छाप दिखाई देती है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 5 काल खंडों में बांटा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। राम कुमार वर्मा का क्या पढ़ रहे हैं हम? राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास कितने खंडों में विभाजित था? 5 काल खंडों में विभाजित था। काल विभाजन पे किसकी छाप दिखाई देती है? शुक्ल जी की छाप दिखाई देती है। ये कैसा ग्रंथ है? ये एक अधूरा ग्रंथ है जो कहाँ तक लिखा गया? जो सिर्फ भक्ति काल तक ही लिखा गया, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल को जो राम कुमार वर्मा थे, इन्होंने निर्गुण काव्य धारा में भक्ति काल में जो संत और सूफी हैं उनको ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी नाम दिया, ठीक है। ये संत काव्य को उन्होंने ज्ञान मार्गी कहा और सूफी काव्य को उन्होंने क्या कहा? संत काव्य धारा को इन्होंने ज्ञान मार्गी कहा और सूफी काव्य धारा को इन्होंने प्रेम मार्गी नाम दिया। ये ध्यान रखेंगे। और संत काव्य और सूफी किसने दिया था? ये दिया था शुक्ल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। संत और सूफी किसने दिया? ये दिया है शुक्ल जी ने, ठीक है। हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास 693 ईस्वी से मानकर अपभ्रंश के कवियों को भी अपने इतिहास ग्रंथ में समेट लिया है। और मैंने आपको बताया था कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किन्होंने माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना राम कुमार वर्मा ने। किसमें माना? आलोचनात्मक ग्रंथ में माना। राम हमेशा क्या करते थे? आलोचना ही करते थे। इसकी कमियां क्या है? इनकी कमियां हैं कि इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया। ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी कमी है बड़ी, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे। ये एक अधूरा ग्रंथ है, इसमें नवीनता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी है वो ऐसा लगता है इसे रामचंद्र शुक्ल का ही कॉपी कर लिया हो। उचित काल विभाजन व नामकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आज हम अपना हजारी प्रसाद द्विवेदी हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आएगी। उसमें दिए गए पॉइंट्स काफ़ी नए हैं, आपको वो भी पसंद आएंगे। बाकी हम अपना जो हमारा बचा हुआ है बहुत थोड़ा सा पार्ट है, उसको हम आज शाम को क्लास में कवर कर लेंगे। कल मैं आपको क्लास में कराऊंगी। और मैं आपसे यही बार बार कह रही हूँ, ये जो कंटेंट आपको YouTube पे पढ़ाना शुरू किया गया है, ये अपने आप में बहुत वर्थ रखता है। अगर आप थोड़े से भी साहित्य के ज्ञाता हैं तो आप इसको देख के समझ जाएंगे कि कितने गहराई से और कितनी मेहनत करके ये नोट्स बनाए जा रहे हैं, आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी सिलेक्शन की इस वीडियो पर चढ़ें, अपने सिलेक्शन को पाएं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। अगर आप हिंदी से नहीं भी हैं तो बाकी जगह भेजें, ताकि जो आपके हिंदी के फ्रेंड्स हैं उनको एक अच्छी नॉलेज मिल जाए। और मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। और आप प्लीज़ उस पर अगर आप हैं तो आप रिप्लाई कीजिए, ताकि हम अपनी टारगेट बेस्ड पढ़ाई शुरू करें। हम उस पर एक टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट को हम करना शुरू करेंगे।
और फिर हम डेली शाम को एक टाइम रख लेंगे 8 बजे का या 8:30 का, जिसपे हम सब लाइव आएंगे और लाइव आके हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। मिलते हैं फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में। धन्यवाद।